हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द टास्क अहेड ऑफ यू इज नेवर ग्रेटर देन यू। यानी कि जो भी आप काम करने वाले हैं, आपके हाथ में जो काम है वो आपकी अंदर जो स्ट्रेंथ है उससे बड़ा नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं कि अरे मैं कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा। जैसे हम कई सारे रिलीजन्स में मानते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो अगर आपके दिमाग में वो बात आई है, कोई टास्क आपके पास आया है करने के लिए, तो आप उसको कर सकते हैं, आप में वो स्ट्रेंथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एस एस सीजीएल 2025। द अप हेवल का मतलब होता है उथल पुथल। तो जो उथल पुथल हुई है, दैट स्वेप्ट नेपाल ऑन ट्यूसडे, जिसने नेपाल को पूरी तरीके से पूरे नेपाल में फैल गई ट्यूसडे को, September 9, 2025, with protester torching parliament। जहाँ पे प्रोटेस्टर्स ने टॉर्च करना मतलब कि जलाना, तो किसको जला दिया? पार्लियामेंट को जला दिया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, पॉलिटिकल रेजिडेंसेस को जला दिया और मीडिया ऑफिसर्स को जला दिया। वाइल रिलीजिंग प्रिजनर्स को आज़ाद कर दिया। कैन नॉट बी डिसमिस्ड एज अ नेचुरल रिएक्शन टू द प्रीवियस डेज क्रैकडाउन। तो इसको आप डिसमिस नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते ये बोल के कि ये बहुत ही एक नेचुरल रिएक्शन था उससे पिछले दिन जो क्रैकडाउन हुआ, जिसमें कि दैट किल्ड 19 यंग डेमोन्स्ट्रेटर्स, जिसमें कि 19 युवा डेमोन्स्ट्रेटर्स की, विरोधियों की जो मौत हो गई, उसका ये एक रिएक्शन था। These actions following Prime Minister KP Oli's resignation, ये जो एक्शंस हुए जिसके बाद में प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने रिजाइन कर दिया, रिवील अ वायलेंट निहिलिज्म दैट थ्रेटन्स टू अंडू नेपाल्स हार्ड वन डेमोक्रेटिक गेन्स। तो बोल रहे हैं ये दिखाता है, रिवील करता है एक वायलेंट, बड़ा ही उग्र, बड़ा ही हिंसक निहिलिज्म मतलब एक ऐसा सिद्धांत जहाँ पे आप किसी भी धर्म, किसी भी मॉरल प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट कर देते हैं, तो उस वो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसको निहिलिज्म बोला जाता है। तो ये एक निहिलिज्म की स्थिति है जो कि थ्रेटन कर रही है इस वक्त किसको? नेपाल को, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी डेमोक्रेसी को हासिल किया था उसको अंडू करने का प्रयास कर, यानी कि डेमोक्रेसी को हटाने की। क्योंकि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनमें जो कई रूढ़िवादी सोच वाले या फिर जो कई दूसरी सोच वाले लोग हैं, उनने ये डिमांड कर दी कि इससे बढ़िया नेपाल की मोनार्की थी, वापस मोनार्की लेकर आओ नेपाल में। ठीक है। The Gen Z protests were born out of frustration with Nepal's chronic political dysfunction। अब ये जो Gen Z protest हुआ, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग परेशान हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। किससे? नेपाल में जो दीर्घ समय से, लंबे समय से पॉलिटिकल डिसफंक्शन, यानी कि जो उनकी पॉलिटिकल क्राइसिस एक चल रहा था, उससे लोग परेशान हो गए थे। Less than 2 decades after the triumphant जन आंदोलन 2 of 2005, बोल रहे हैं 2 दशक से भी कम समय बाद जब ट्रायम्फेंट यानी कि विक्ट्री हुई थी जन आंदोलन 2 की 2005 में, जिसने कि ओवरथ्रू एब्सल्यूट मोनार्की, जिसने कि जो वहाँ पे मोनार्की थी यानी कि एक राजा का शासन चलता था, उसको ओवरथ्रू कर दिया था, यानी कि उसको सत्ता से हटा दिया था। एंड प्रॉमिस्ड अ नया नेपाल, और वादा किया गया था कि अब ये नया एक नेपाल बनेगा। द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हैज़ डिलीवर्ड ओनली इंस्टेबिलिटी एंड सेल्फ सर्विंग गवर्नेंस। लेकिन वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई, ठीक है, उन्होंने केवल और केवल वहाँ पे अस्थिरता को बढ़ावा दिया, और सरकार ऐसी थी कि खुद को, अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों को ही वो सर्व करते थे, ऐसी उनकी गवर्नेंस थी, ऐसे उनका शासन था। सिंस द 1990s, 1990 से लेके, नेपाल हैज साइकिल थ्रू 13 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट अक्रॉस 10 ईयर्स। नेपाल ने 13 हेड ऑफ गवर्नमेंट देखे, यानी कि 13 अलग अलग पार्टियों ने यहाँ पे शासन किया 30 टेन्योर्स के दौरान में। द लीडर्स ऑफ द मेन स्ट्रीम नेपाली कांग्रेस, CPN UML एंड CPN माओइस्ट सेंटर हैव प्रायोरिटाइज्ड अनएथिकल अलायंसेस ओवर इलेक्टोरल मैंडेट्स। तो जैसे कि हमने हिंदुस्तान में भी ये देखा है कि पार्टी चुनी चाहे कोई भी जाए, लेकिन वो वोट्स को तोड़ मरोड़ के, पार्टीज के गठबंधन से वो जनमत को खारिज कर देते हैं।
तो सेम यहाँ पे हुआ कि इन सभी पार्टीज ने जनता का चाहे पक्ष हो इनके फेवर में नहीं हो, लेकिन गठजोड़ करके एक पार्टी को तोड़ मरोड़ के उन्होंने हमेशा अपनी सत्ता बना ली। ठीक है। लीडर्स सच एज केपी ओली, शेर बहादुर देवबा showed little inclination इन सपोर्टिंग जन आंदोलन टू। तो लीडर्स जैसे कि केपी ओली या फिर शेर बहादुर देवबा, इन्होंने थोड़ा सा अपना इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव दिखाया, बहुत कम झुकाव दिखाया जो जन आंदोलन जो आंदोलन हुए उनको सपोर्ट करने में, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोसेस इन दी 2000 इन और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रक्रिया चली 2000 के दौरान में, साल 2000 के दौरान में, उनमें वाइल माओइस्ट लीडर पुष्पा कमल दहाल हैज़ प्रायोरिटाइज स्टेइंग इन पावर। और वहीं जो माओइस्ट लीडर पुष्पा कमल दहाल हैं, उनकी प्राथमिकता ये रही कि वो सत्ता में बने रहें। द कॉन्सिक्वेंसेज आर स्टार्क। अब इसके परिणाम बहुत कठोर थे। द इकोनॉमी बैंक्स ऑन रेमिटेंसेस। जो इनकी इकोनॉमी है वो विदेश से भेजे गए पैसों के ऊपर ही निर्भर करती है, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट यूथ आउट माइग्रेशन। तो इसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में नेपाल के जो युवा हैं वो दूसरे देशों की तरफ माइग्रेट करते हैं। सोरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, किसकी वजह से? तेज़ी से बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। फेलियर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन अ कंट्री दैट द यूएन कॉल्स लीस्ट डेवलप्ड। अब यहाँ पे ये लोग डाइवर्सिफाई यानी कि अलग अलग चीज़ों में एक्सपेंशन करने में भी विफल रहे, और ये यूएन इस देश को सबसे कम डेवलप्ड कंट्री मानता है। द डिसइल्यूशनमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एन एंटायर जनरेशन ग्रोइंग अप वॉचिंग इट्स कंट्रीज। तो ये जो डिसइल्यूशनमेंट यानी कि मोह भंग हो गया लोगों का, किसका? एक पूरी जनरेशन का, जो बड़ी ही ये देखते हुए हुई है पोटेंशियल स्क्वांडर्ड हैज़ नाउ बर्थड न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस, कि उनके देश का जो पोटेंशियल है उसको यूं ही गवाया जा रहा है। अब उन्होंने पैदा किया है, बर्थड यानी कि पैदा किया है, क्या पैदा किया है? नया पॉलिटिकल पावर, नई पॉलिटिकल फोर्स, ताकत उनने पैदा करी है। दे इंक्लूड द राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी शामिल है, एंड इंडिपेंडेंट सच एज काठमांडू मेयर बलेंद्र शाह। और इंडिपेंडेंट लोग भी शामिल है, जैसे काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह भी शामिल है। रिफ्लेक्टिंग अ जेन्युइन पब्लिक हंगर फॉर ऑल्टरनेटिव्स। तो ये दर्शाता है कि वास्तविकता में जनता जो है पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स तलाश रही है। जैसे कि हिंदुस्तान में मुख्यतः दो नेशनल पार्टीज थी, एक कांग्रेस और बीजेपी, ठीक, और कुछ रीजनल पार्टीज हैं अलग अलग देश के शहरों में, हिस्सों में, है ना, अलग अलग कुछ रीजनल पार्टीज हैं, पर वो नेशनल पार्टी का होल्ड नहीं रखती। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद दिखी कि यार ये बड़े भले से लोग हैं, ये करप्शन के अगेंस्ट की बात करते हैं, विरोध की बात करते हैं, तो लोगों को आशा दिखी, राइट। तो हमने भी उस पार्टी को सपोर्ट करना, बहुत से लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, ठीक। तो उनको क्यों वो किया? क्योंकि उनको उम्मीद थी कि यार ये दो ही पार्टीज हैं, एक हटती है दूसरी आती है, दूसरी हटती है पहली आती है, हमेशा यही रहता है, हमें कोई ऑल्टरनेट देखना चाहिए, राइट। तो इसी आशा में आम आदमी पार्टी का इतना तेजी से इतना बड़ा विस्तार हुआ कि वो कई जगहों पे अपनी छाप बना पाने में सक्षम हो पाई, ठीक। तो सेम यहाँ पे भी किया गया कि वो लोग चाहते थे कि यार ये दो तीन पार्टीज हैं, हम चाहे वो जिताएं किसी भी ए पार्टी को, लेकिन बी पार्टी वाले क्या करते हैं, किसी सी पार्टी के साथ में या डी पार्टी के साथ में जाके गठबंधन कर लेंगे, और ए पार्टी जिसको हमने जिताया था उसको सत्ता से हटा देंगे, खुद जाके सरकार बना लेंगे बहुमत हासिल करके। तो अब हमें ऑल्टरनेट की जरूरत है। However, some positions assumed by these new voices raise concern. फिर भी कुछ जो पोजीशन है, कुछ जो स्टांस हैं जो इन नई वॉइसेस ने पकड़े हुए हैं, इन नई वॉइसेस ने जहाँ पे अपने आप को स्थापित किया है, वो चिंता खड़ी करते हैं। कैसी चिंता? Mr. Shah's call to dissolve the elected parliament rather than for a caretaker government leading to elections suggests either democratic immaturity or more dangerously a willingness to abandon democratic norms. तो ऐसे में मिस्टर शाह जो है उन्होंने कहा है, आह्वान किया है कि क्या किया जाए कि जो चुनी हुई पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, उसको भंग कर दिया जाए, और बजाय कि क्या करा जाए, एक केयर टेकर गवर्नमेंट का यहाँ पे वो चाहते हैं कि एक केयर टेकर सरकार बनाई जाए जिसके बाद में इलेक्शंस हो। तो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक अपरिपक्वता यानी कि इमेच्योरिटी है,
है ना। और या फिर इससे भी डेंजरस बात यह है कि ये लोग नहीं चाहते, ये खुद स्वेच्छा से डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को अबैंडन करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। बांग्लादेश recent upheaval which led to democratic backsliding। अब बांग्लादेश में भी रिसेंटली एक अपहेवल, एक विद्रोह देखने मिला था हमें, जिसने कि क्या किया था, वहां पे जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है उसको रिग्रेस कर दिया गया था। ऑफर्स अ कॉशनरी टेल, तो ये हमें एक चेतावनी भरी एक कहानी सुनाती है, कथा सुनाती है। नेपाल must not mistake the destruction of state and civil society institutions to be democratic renewal। तो नेपाल को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो ये सोच ले कि हम स्टेट और सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमारा डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया है उसका रिन्यूअल हो जाएगा इससे। उनको ये नहीं समझना चाहिए। द क्राइसिस डिमांड स्टेबलाइजेशन। अब ये जो यहाँ पे विरोध हुआ है, ये जो इतनी गंभीर स्थिति बन गई है, इसमें स्थिरता की जरूरत है, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है, दैट फुलफिल द प्रोमिसेस मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोसेस, जो कि पूरे करते हैं उन वादों को जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रक्रिया के दौरान में वादे किया गया था, उनको फुलफिल करें। बट which are diluted by the time the constitution was written। लेकिन जो जब तक वो संविधान लिखा गया तब तक डाइल्यूट हो गए, यानी कि कमजोर हो गए। A presidential system with direct elections and accountable to an elected parliament could break the cycle of instability। अब ऐसे में एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि जिसमें कि डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रावधान हो, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी का प्रावधान हो, किसके लिए, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के लिए, तो ये इस अस्थिरता की साइकिल को ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मीन्स नथिंग। लेकिन आप संविधान में जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो तब तक मायने नहीं रखते, मीन्स नथिंग, विदाउट इमीडिएट पीस, जब तक कि तुरंत प्रभाव से शांति बहाली ना हो। The Nepali army must step forward to create a space for civil and democratic actors to reassert control and chart reforms। ऐसे में नेपाली आर्मी को आगे बढ़ना चाहिए, उनको एक ऐसी स्पेस बनानी चाहिए जहाँ पे जो सिविल डेमोक्रेटिक एक्टर्स हैं, यानी कि जो सिविलियन लोग हैं जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में भागीदार रहते हैं या उसको प्रमोट करते हैं, वो क्या करें, रीअसर्ट करें, यानी कि पुनः स्थापित करें क्या, कंट्रोल, और चार्ट रिफॉर्म्स, यानी कि जो भी बदलाव लाना चाहते हैं इसमें उसकी रूपरेखा तैयार करें। द ऑल्टरनेटिव अलाउइंग वायलेंट निहिलिज्म टू मैस्करेड एज डेमोक्रेटिक रिन्यूअल, बोल रहे हैं जो ऑल्टरनेटिव है जिसमें कि आप वायलेंट निहिलिज्म को अलाउ करते हैं मैस्करेड करना, यानी कि रूप धारना, किस चीज़ का रूप धारना, एक डेमोक्रेटिक रिन्यूअल का रूप धारण कर लेना। ये क्या करेगा, रिस्क डिस्ट्रॉइंग द वेरी फाउंडेशन अपॉन विच एनी नया नेपाल मस्ट बी बिल्ट। तो वो जो बेसिक आधार है जिसके ऊपर एक कोई भी नया नेपाल बनाया जा सकता है, उस नींव को ही ये कमज़ोर कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये था पैसेज। नेपाल में बहुत ही गंभीर, बहुत ही चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहाँ पे प्रोटेस्ट होना चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसके बाद में वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको प्रभावित होना पड़ा। अब कोई भी वायलेंट एक्ट जो है वो डेमोक्रेसी की स्थापना को रोकेगा, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं आने देगा, और बिना डेमोक्रेसी के जो देश है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर वो चाहते हैं कि जो जिस आधार पे ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा विद्रोह किया गया है, वो आधार जो है वो वैलिड रहे और उसी आधार पे एक नया नेपाल की वो स्थापना कर पाए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी को स्थापित किया जाए। Which inference best captures the author's view of Nepali army's immediate role in the crisis? बोल रहे हैं कौन सा इन्फ्रेंस है जो बताता है कि ऑथर का क्या ओपिनियन है, नेपाली आर्मी का इमीडिएट रोल क्या होना चाहिए इस स्थिति को सुधारने के लिए। तो उनका इमीडिएट रोल ये होना चाहिए कि जो भी सिविलियन डेमोक्रेटिक एक्टर्स हैं, यानी कि वो लोग जो सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं है लेकिन डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं या उसको बहाल करने में मदद कर सकते हैं, उनको स्पेस देनी चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो भी रिफॉर्म्स लाने हैं उनको परस्यू किया जा सके, उनकी अच्छे से रूपरेखा तैयार की जा सके, उनको लागू किया जा सके।
इम्पोज डायरेक्ट मिलिट्री रूल टू रिस्टोर ऑर्डर, ये इनकरेक्ट है, कोई भी देश ये नहीं करना चाहता, बिकॉज मिलिट्री रूल लगने का मतलब ये है कि अगर किसी एक सरफरे के हाथ में सत्ता आ गई तो वो एक काइंड ऑफ ऐसे ही होता है, डिक्टेटरशिप हो जाता है अधिकतम समय, कि उसी का फिर मन जो करेगा वो वैसे ही चलेगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया नहीं रह जाएगी। क्रिएट स्पेस फॉर सिविलियन डेमोक्रेटिक एक्टर्स टू रीअसर्ट कंट्रोल एंड परस्यू रिफॉर्म्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। allowing dash to masquerade a democratic renewal risk destroying the very foundations of नया नेपाल। तो कौन सी चीज को अलाउ किया जाता है कि वो भेस बदले डेमोक्रेटिक रिन्यूअल का और रिस्क करे पूरी नया नेपाल की जो आधारशिला है उसको तबाह करने के लिए? तो वायलेंट निहिलिज्म, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। The author endorses Balendra Shah's call to dissolve the elected parliament as the appropriate democratic response. False है, author इस चीज़ को promote नहीं करते, इस चीज़ को accurate सही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि author ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी नया नेपाल बनाए तो आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्टोर करना पड़ेगा, लेकिन जो बलेंद्र शाह है वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी को हटा दो। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ऑथर तो ये नहीं चाह रहे। सो फॉल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, we can infer that the author would be more supportive of, author कौन सी बात को support करते होंगे? First, dissolving the elected parliament and ruling by decree until stability returns। नहीं, stability स्थापित करनी पड़ेगी, democratic प्रक्रिया तभी आएगी। ठीक है, तो incorrect है। A sequenced path, immediate stabilization and peace, civilian democratic reassertion, long-term constitutional reforms, potentially a presidential system that will direct elections but अकाउंटेबल टू एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, बिल्कुल करेक्ट है। यही सुझाव दिए हैं राइटर ने, वो यही चाहते हैं कि इस तरीके से अगर आप चलें स्टेप बाय स्टेप तो इस स्थिरता बहुत जल्द यहाँ पे लाई जा सकती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी हमारे एक और पड़ोसी देश, दो हमारे पड़ोसी देश जिनके साथ में हमारे बॉर्डर्स लगते हैं, बांग्लादेश और नेपाल, दोनों में ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बांग्लादेश में अभी तक इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं, साल होने को आया है इस पूरी घटना को, और नहीं चाहेंगे कि नेपाल में भी ये इंस्टेबिलिटी बनी रहे। बिकॉज एक बात कही जाती है कि किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए उनके जो पड़ोसी हैं उनके साथ में रिश्ते स्टेबल होने चाहिए, और उनके जो पड़ोसी देश हैं उनके अंदर जो है स्थिति सामान्य होनी चाहिए, वरना वहाँ की अराजकता किसी ना किसी रूप में हमें भी अफेक्ट करेगी। तो हिंदुस्तान डेफिनेटली चाहेगा कि बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही देशों में जल्द से जल्द डेमोक्रेसी स्थापित हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है, हमें बताना है सेंटेंस किस तरीके का है। द क्राइसिस डिमांड स्टेबलाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दैट fulfill the promises made before the Constituent Assembly process but which were diluted by time the Constitution was written। तो क्या ये स्टेटमेंट सिंपल है? देखो, ये स्टेटमेंट सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलेशन, मल्टीपल क्लॉजेस यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट नहीं है। कंपाउंड स्टेटमेंट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको पैराजंबल, आरसी, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए ये कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।